लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य का कोरम होना चाहिए? लोकसभा की जो बैठक होती है उसके लिए कम से कम कितने सदस्य का कोरम होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 सदस्य का, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ऑप्शन डी 100 सदस्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए और इसको कोरम कहा जाता है। और आगे डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। किसी वैध कार्य के लिए कोरम का होना अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी वैध कार्य नहीं हो सकता है। और कोरम जो है गणपूर्ति को कहा जाता है कि अभाव में कोई कार्य नहीं हो सकता है सदन का। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का वर्णन है। ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 100 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? क्वेश्चन दोबारा से देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, लोकसभा का अध्यक्ष। ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। लोकसभा को धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक सर्वप्रथम केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और राज्यसभा को धन विधेयक केवल 14 दिनों तक रोकने का अधिकार है, केवल 14 दिनों तक। और धन विधेयक यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर वापस नहीं करते हैं तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित माना जाता है। दोनों सदनों द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है। आगे देखिए और डिटेल देखिए इसके बारे में। धन विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है और यदि धन विधेयक में राज्यसभा संशोधित करता है और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेता है तो संशोधन सहित पारित माना जाएगा अथवा लोकसभा द्वारा पारित स्वीकार को ही पर्याप्त माना जाएगा। यदि लोकसभा इसको स्वीकार कर लेती है तो, वरना यदि लोकसभा अस्वीकार कर देती है तो लोकसभा का ही निर्णय मान्य होता है। और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में, दल है यहाँ पर, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? हमारे देश में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? ऑप्शन ए 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्यों में, 6% वैध मत प्राप्त करके 4 या अधिक राज्यों में, ऑप्शन बी 4% वैध मत प्राप्त करके 4 या अधिक राज्यों में, ऑप्शन सी 15% वैध मत सहित 2 राज्यों में, और ऑप्शन डी 25% वैध मत सहित 1 राज्य में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, 6% वैध मत सहित 4 या अधिक राज्यों में इसको कम से कम इतने मत प्राप्त करने चाहिए, तब उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल सकती है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता या रद्द चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता या रद्द जो करता है चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अधीन किया जाता है। चुनाव आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 324 के अधीन किया जाता है। और अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग को शक्ति एवं कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग की शक्ति और कर्तव्य से संबंधित है। ये आगे देखिए, चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को मान्यता प्राप्त करती है और रद्द भी कर सकती है। ये अधिकार चुनाव आयोग को ही है। और पार्टियों का चुनाव चिन्ह, चुनाव के प्रचार के लिए समय का निर्धारण तथा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। और चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। और जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता है। जिम्मेदार अधिकारी होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है?
पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में, ऑप्शन बी समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फियर में, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, जिसे इंग्लिश में मीसोस्फियर कहते हैं, और ऑप्शन डी आयन मंडल में, जिसे आयनोस्फियर कहा जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है क्षोभ मंडल में, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभ मंडल में ही होता है, और सब कुछ बादल जो भी वर्षा की घटनाएं सब इसी में ही होती हैं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। पृथ्वी के सबसे निचली परत को जो है क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो ध्रुव होते हैं उन पर 8 किलोमीटर होती है, और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक होती है। और क्षोभ मंडल में ताप की गिरावट की दर जो है क्षोभ मंडल में ताप की गिरावट की दर जो आती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 सेल्सियस ताप की कमी हो जाती है। यदि हम ऊपर को 165 मीटर की ऊंचाई पर चलें तो 1 सेल्सियस की कमी हो जाती है ताप में, क्षोभ मंडल के अंतर्गत। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, और यदि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और देखिए आगे डिटेल। और सभी वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होती हैं। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं सभी इसी में होती हैं। और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है। और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इसको अधोमंडल भी इसको कहा जाता है। संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है, क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर मंडल भी कहा जाता है इंग्लिश में। और आगे देखिए, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। और समताप मंडल में जो वायुयान उड़ते हैं उसमें आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। और मध्य मंडल का विस्तार जो है 60 से 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल जो होता है वो 60 से 80 किलोमीटर तक होता है। और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक जो है आयन मंडल कहलाता है। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक का जो है वो आयन मंडल कहलाता है। और आयन मंडल रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। आयन मंडल के अंतर्गत ही रेडियो संचार व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और शनि, ऑप्शन डी मंगल और शुक्र। तो जो करेक्ट आंसर है वो है मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह हैं मंगल और शुक्र हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और सुबह और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है, और यह पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह दोनों ही कहलाता है। और दोस्तों सौर मंडल में जो हैं 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी है सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है ये। और मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह धुरी पर घूमती है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ही धुरी पर ये घूमती है, और यह ग्रह 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा लगाता है। और मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। और फोबोस और डोमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए आर्कड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन बी लेनिन को कारावास, ऑप्शन सी अमेरिका का विश्व पर प्रभुता की आकांक्षा, ऑप्शन डी लॉर्ड जॉर्ज का अचानक निधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, आर्कड्यूक फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंड की हत्या।
इसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का। और इसके बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या 28 जून 1914 ईस्वी को सेराजेवो में कर दी गई थी। ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था ये आर्किड्यूज फ्रांसिस्को डी फर्नांडेज, इसकी हत्या 28 जून 1914 को सेराजेवो में कर दी गई थी, जिसके कारण जो है ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के मूल कारणों में एक बिस्मार्क की नीति को भी माना जाता है, बिस्मार्क की नीति को भी माना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ही होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारत में, हमारे देश में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। आगे नेक्स्ट देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन 1919 में पेरिस में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन हुआ था, 1919 में आयोजित किया गया था, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध को की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई थी। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। और इसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। कहा जाता है कि सिकंदर मालवा जनजाति से युद्ध में घायल हो गए थे। ये कहा जाता है कि सिकंदर जो है मालवा जनजाति से युद्ध में घायल हो गए थे। और सिकंदर मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था। ये मकदूनिया का ये शासक था और फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था, जिसने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भेजा था। और सेल्यूकस निकेटर ने ही अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, क्योंकि ये मौर्य से हार गया था। और इसका जो सिकंदर का जो नौ सेनापति था नियारकस था। नौ सेनापति जो था वो नियारकस था। और निकेटर का अर्थ होता है विजेता होता है। निकेटर का जो अर्थ होता है वो विजेता होता है। आगे देखिए इसके बारे में। सिकंदर दिसंबर 327 बीसी को ओहिंद के पास सिंध नदी पार की थी। सिकंदर ने दिसंबर 327 बीसी को ओहिंद के पास सिंध नदी पार की थी उसने। और सिकंदर कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लाया था। कालानास नामक दार्शनिक को ये अपने साथ लाया था। और सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र के शासक पोरुष को हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता के युद्ध में पराजित किया था। वितस्ता के युद्ध में इसको पराजित किया था। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लक्षद्वीप। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था? पिछले साल जो इसमें विस्फोट हुआ था। किलाउ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है जिसमें पिछले साल विस्फोट हुआ था? ऑप्शन ए बोर्निया द्वीप पर, बी हवाई द्वीप पर, सी सुमात्रा द्वीप पर, डी जावा द्वीप पर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हवाई द्वीप पर है। ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हवाई द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और इसकी राशि जो है 3-4 साल के अंतर में बढ़ती ही रहती है। तो इसकी राशि अब कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 30 लाख। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, 25 लाख कर दी गई है। इसकी धनराशि अब बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और इसके बारे में बता देते हैं आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इस
शुरुआत जो हुई थी 1991-92 में हुई थी। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो हमारे मास्टर शतरंज चैंपियन रहे हैं। कई बार उन्होंने मास्टर चैंपियनशिप जीती है शतरंज के क्षेत्र में, विश्वनाथन आनंद ने। उन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 के दौरान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच होता है? युद्धाभ्यास नाम से जो सैन्य अभ्यास होता है वो किन देशों के बीच होता है? ऑप्शन ए भारत और रूस के, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका के, ऑप्शन डी भारत और फ्रांस के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्धाभ्यास जो है सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के देशों की सेनाओं के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन बी बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन सी इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, ऑप्शन डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, कांग्रेस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय तिरंगों को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसके बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। 26 जनवरी को झंडा क्यों फहराएंगे? क्योंकि 26 जनवरी को ही हमारा गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था, यानी हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को ही झंडा फहराया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रथम बार तिरंगा फहराया गया और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ये प्रथम बार मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन को ऐतिहासिक प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। और उसी दिन को ऐतिहासिकता प्रदान करने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और आगे डिटेल देखिए, संविधान सभा ने जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में झंडा समिति बनाई थी। संविधान सभा ने जे.बी. कृपलानी थे, उनकी अध्यक्षता में झंडा समिति बनाई थी। और संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा झंडे को स्वीकार कर लिया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे झंडे को स्वीकार कर लिया था। और विदेश में झंडा सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। विदेशों में सबसे पहले जो झंडा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। और स्टुटगार्ट में फहराया था 1907 ईस्वी में, स्टुटगार्ट में ये फहराया था। और आगे देखते हैं